हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम थंबनेल देखा, आप सभी जानते हैं WP 10,772 न्यूनतम वेतन को लेकर इससे पूर्व में आदेश हुआ था, लेकिन WP 9401, 11,921 और 12,606 इन तीनों WP में अभी भी आदेश होना बाकी था, जो आज जारी हो चुका है 20 मार्च को। देख लेते हैं पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक। बहुत सारे भाइयों द्वारा कमेंट भी की गई थी, आप इस पर विस्तृत जानकारी दीजिए। श्री गिरीश पटवर्धन वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओसिन उपाध्याय के साथ WP संख्या 9401/2024, WP संख्या 11,921 और WP संख्या 12,606 आदेश। न्यायमूर्ति विवेक रुसिया। पहला, यह आदेश WP संख्या 9401/2024 के निपटान को नियंत्रित करेगा। WP 11,921 और WP 12,606 याचिकाकर्ता औद्योगिक संघ और धर्मार्थ संस्थान हैं, जिन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। दूसरा, याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती दे रहे, विशेष रूप से अधिसूचना दिनांक 4/3/2024, अधिसूचना संख्या F4B और बाद में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी 13/3/2024 की अधिसूचना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य भर में विभिन्न अनुचित रोजगारों पर लागू न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने के लिए याचिकाकर्ता पीतमपुर औद्योगिक संगठन पीतमपुर में औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करते एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश विभिन्न औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पूरा इंग्लिश में आदेश था, हमने इसका रूपांतरण किया है हिंदी में। थोड़ा सा पढ़ने में हो सकता है। राज्य भर की इकाइयाँ तथा उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो उन धर्मार्थ संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर वेतन संशोधन लागू होता है। तीसरा, विवादित अधिसूचनाओं के अनुसार 68 अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 10 वर्षों के बाद 25% लगभग की दर से संशोधित की गई है। याचिकाकर्ताओं की आम शिकायत यह है कि मजदूरी में यह एक समान वृद्धि शहरी और ग्रामीण के क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों के बीच जीवन यापन के अलग अलग लागत के बावजूद की गई है और इसलिए यह मनमानी और अनुचित है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को 4 साल की देरी के बाद अपनाया गया और बोर्ड का गठन भी अनुचित तरीके से किया गया, जिसमें प्रतिनिधित्व में असंतुलन और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाएं जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है वे इस प्रकार है। इसमें इसका रेफरेंस दिया गया है जो 18/7/2019 को जारी हुई थी अधिसूचना 4/3/2024 और 13/3/2024। चौथा, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाली विवादित अधिसूचना मनमानी से ग्रसित है और इसमें तर्कसंगत आधार का अभाव है, क्योंकि यह शहरी और ग्रामीण के क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता को ध्यान में रखने में विफल रही है। उनके अनुसार इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे महानगरों में काफ़ी हद तक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांव की तुलना में जीवन यापन की लागत अधिक है, फिर भी अधिसूचना पूरे राज्य में एक समान वेतन संरचना निर्धारित करती है। यह दृष्टिकोण के क्षेत्रीय आर्थिक विविधताओं की उपेक्षा करता है और कम परिचालन लागत और सीमित आर्थिक गतिविधियों वाले के क्षेत्रों में संचालित उद्योगों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालता है। न्यूनतम मजदूरी का ऐसा अंधाधुंध एक समान निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3 और 5 के विपरीत है, जिसके अनुसार उचित सरकार को न्यूनतम मजदूरी तय करने और संशोधित करते समय जीवन यापन की लागत तुलनीय उद्योगों में प्रचलित मजदूरी इलाकों और स्थानीय आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक है। पांचवा, विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की संरचना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 9 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जो नियोक्ताओं, कर्मचारियों और स्वतंत्र सदस्यों के समान प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाती है।
उस समय सलाहकार बोर्ड में 5 नियोक्ता प्रतिनिधियों में से 3 अब अनुसूचित रोजगारों में वैध पदों पर नहीं थे, जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, जिससे उनकी नियुक्ति अप्रभावी हो गई। इसके अलावा सुश्री शिखा जोशी श्रम आयुक्त इंदौर को एक सदस्य के रूप में शामिल करना भी वैधानिक प्रावधानों का सुस्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि यह बोर्ड की तटस्थता से समझौता करता है और हितों का टकराव पैदा करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। फेडरेशन ऑफ ओखला इंस्टीट्यूट एसोसिएशन एवं अन्य बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल एवं अन्य 2018 डेल में रिपोर्ट किया गया, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सलाहकार समिति का गठन अनुचित तरीके से किया गया था और इसमें हितधारकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा यह कि विवादित वेतन संशोधन प्रक्रियागत रूप से दोषपूर्ण है, क्योंकि यह न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3, 5 और 9 के तहत वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करता है, जिसके तहत सरकार को वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों के साथ परामर्श करना, सलाहकार समितियां बनाना और प्रस्ताव प्रकाशित करना आवश्यक है। छठवां, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवर्धन ने आगे प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार 1/8/2024 को पारित आदेश का पालन करने में विफल रही, जिसके तहत प्रतिवादियों को न्यूनतम मजदूरी के क्षेत्रवार वर्गीकरण पर विचार करने के लिए हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय आर्थिक वास्तविकता को प्रतिबंधित करने के लिए मजदूरी का क्षेत्रवार वर्गीकरण प्रस्तावित करते हुए दिनांक 6/8/2024 और 7/8/2024 के पत्रों के माध्यम से अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालांकि राज्य सरकार ने उन पर विचार नहीं किया और प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समकक्ष झूठा दावा किया कि किसी भी हितधारक के सुझाव प्राप्त नहीं हुए, जिससे न्यायालय गुमराह हो रहा है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवर्धन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें 2019 में की गई थी। सातवां, श्री पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मध्य प्रदेश में संशोधित न्यूनतम मजदूरी पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रति मजदूरी से काफ़ी अधिक है, जिससे राज्य में उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नुकसान में है। अत्यधिक मजदूरी दरें लागू करके राज्य सरकार ने व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय को वित्तीय व्यवहारिकता की अनदेखी की है। मध्यम उद्यम, एमएमई और धर्मार्थ संस्थाएं जो सीमित संसाधनों पर काम करती है और जोखिम उठाती है, जिससे मध्य प्रदेश से उद्योगों का पलायन कम श्रम लागत वाले राज्यों की ओर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में रोजगार और राजस्व की हानि हो रही है। आठवां, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। भिकुसा यामासा बनाम संगनेर अकोला तालुका बीड़ी कामगार यूनियन AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट आरसीओ में रिपोर्ट दी, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह सब रेफरेंस दिया जा रहा है, माना कि न्यूनतम वेतन निर्धारण औद्योगिक व्यवहारिकता को बाधित करने से बचने के लिए निष्पक्ष और तर्कसंगत आर्थिक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। अंत में यह तर्क दिया गया कि वेतन संशोधन उद्योग विशिष्ट अंतरों को ध्यान में रखने में विफल रहता है। सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और आतिथ्य जैसे विधिक क्षेत्रों को उनके अलग अलग लागत ढांचे और रोजगार की स्थिति के बावजूद एक जैसा मानना है। राज्य सरकार को एक ही आकार फिट सभी वेतन संरचना लागू करने के बजाय एक उद्योग विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, जो सभी क्षेत्रों में वित्तीय वास्तविकताओं को अनदेखा करता है। याचिकाकर्ता ने मामले में फंसने पर भरोसा किया। ओखला औद्योगिक महासंघ सुप्रा, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी उद्योग विशिष्ट स्थितियों को दर्शानी चाहिए और इसके क्षेत्रवार और क्षेत्रीय वर्गीकरण के बिना समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को प्रार्थना की कि विवादित अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के साथ सख्त अनुपालन में सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के लिए एक आदेश पारित किया जाए और राज्य में निष्पक्षता और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी के क्षेत्रवार और
क्षेत्रवार वर्गीकरण को लागू किया जाए। श्री विकास जायसवाल एसोसिएशन ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। यहाँ जो पटवर्धन जी है वह श्रमिकों का पक्ष ले रहे और जो जिन्होंने स्टे लिया है कंपनी मालिकों ने उनके वकील कंपनी मालिकों का पक्ष ले रहे। यहाँ सब और रिफरेंस देते जा रहे हैं जो पुराने केस हुए उन पर। अंत में देखेंगे क्या निर्णय हुआ है इसका। इंडस्ट्री मध्य प्रदेश ने WP क्रमांक 12606/2024 में उपरोक्त तर्क को अपनाया है। नौवां, प्रतिवादियों ने विस्तृत जवाब दाखिल किया है कि प्रतिवादियों संख्या 5 से 8 तक विभिन्न ट्रेड यूनियनों जिन्हें 3/12/2024 के आदेश द्वारा पक्षकार बनाया गया था ने भी अपने लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल किए। 10वां, विद्वान सरकारी वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान रीट याचिकाकर्ता न्यूनतम मजदूरी के संशोधन को चुनौती दे रहे जो योग्यता से रहित है, क्योंकि विवादित अधिसूचना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3, 5 और 9 के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में आर्थिक विचारों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया है और सलाहकार बोर्ड के साथ उचित परामर्श के बाद श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित की और प्रतिष्ठानों में समानता बनाए रखी है। यह भी कहा गया कि श्रम आयुक्त ने न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करते हुए दिनांक 24/5/2024 को एक अधिसूचना जारी की, लेकिन 4/3/2024 की पिछली अधिसूचना को रद्द नहीं किया। यह अधिसूचना इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के अनुपालन में जारी की गई थी, लेकिन हालांकि अधिसूचना से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह लंबित याचिकाओं में अंतिम निर्णय के अधीन है। 12, प्रतिवादियों का तर्क है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उचित रूप से पालन किया गया था, क्योंकि अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए थे। प्रतिवादी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3, 4 और 5 पर भरोसा करते हैं, जो राज्य को न्यूनतम मजदूरी तय करने या संशोधित करने का अधिकार देता है। धारा 5 संशोधन के तरीके प्रदान करती है। जांच के लिए समितियों की नियुक्ति। दूसरा, अधिसूचना का मसौदा जारी करना। आधिकारिक राजपत्र में आपत्ति आमंत्रित की गई। वर्तमान मामले में दिनांक 27/9/2023 को मसौदा अधिसूचना 6/10/2023 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें हितधारकों से प्रतिनिधित्व आमंत्रित किया गया। सलाहकार बोर्ड का गठन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 7 और 9 के तहत किया गया था और यह वैधानिक आदेशों के अनुपालन में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और समांतर व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ मजदूरी निर्धारण के समन्वय के लिए जिम्मेदार था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 9 में मध्य प्रदेश संशोधन सरकारी अधिकारियों को संसदवार व्यक्ति मानने की अनुमति देता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि बोर्ड की सिफारिश से कानूनी रूप से सही है। सलाहकार बोर्ड की संरचना और उसके बाद के विचार विमर्श में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया गया और सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 4/3/2024 को अंतिम अधिसूचना जारी की गई, जो दर्शाता है कि अधिसूचना जारी करने में सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। प्रतिवादियों ने आगे प्रस्तुत किया कि बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम सहित न्यूनतम मजदूरी केंद्रीय नियम 1950 के नियम 14 के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं विधिवत पूरी की गई। संबंधित बैठक में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों प्रतिनिधियों सहित कुल सदस्यों में से निर्धारित 1/3 उपस्थित थे, जिससे बोर्ड का निर्णय कानूनी रूप से वैध हो गया। अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया ताकि कानूनी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तथापि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त समय और अवसर होने के बावजूद मसौदा अधिसूचना के प्रत्युत्तर में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा, इसलिए उनकी चुनौती केवल एक विचार विमर्श मात्र है। 14, प्रतिवादियों ने आगे कहा है कि अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान अनुसूचित उद्योगों की परिशिष्ट संख्या 34 के अंतर्गत आते हैं, जिससे न्यूनतम वेतन संशोधन के अधीन होना पड़ता है। संशोधित न्यूनतम वेतन आर्थिक वास्तविकता और मुद्रास्फीति के रुझान और पड़ोसी राज्यों में वेतन संरचनाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रमिकों को उचित और समान वेतन मिले। वेतन संशोधन औद्योगिक सामंजस्य सुनिश्चित करता है, नियोक्ता और कर्मचारियों के हितों को संतुलित करता है। याचिकाकर्ता का यह दावा है कि वेतन वृद्धि मनमाना है और स्वीकार्य है।
क्योंकि वेतन निर्धारण राज्य सरकार की विधायी कुसुमता के भीतर है, जैसी कि न्यायिक उदाहरणों में बरकरार रखा गया। 15 ट्रेड यूनियनों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2015 ACC ऑनलाइन MP 7543 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ ने पुष्टि की थी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर वेतन संशोधन कानूनी रूप से वैध है। विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम अजमेर राज्य FIR 1955 SC 33 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रम शोषण को रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की आवश्यकता को बरकरार रखा। इसके अतिरिक्त CD बोर्डिक एंड लॉजिक बनाम मैसूर राज्य FIR 1970 SC 2042 में रिपोर्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुस्पष्ट किया है और कहा है कि न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों के लिए उचित जीवन स्तर सुनिश्चित होना चाहिए। 16 प्रतिवादी राज्य ने किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से इनकार किया और प्रस्तुत किया कि सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्रम आयुक्त को धारा 9 में मध्य प्रदेश संशोधन के वैध रूप को नियुक्त किया गया था और उनकी भूमिका बोर्ड की सर्वोत्तता से समझौता नहीं करती है। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग वेतन वर्गीकरण किया जाना चाहिए गलत है, क्योंकि अधिनियम उद्योग विशिष्ट भेदभाव को अनिवार्य नहीं करता, बल्कि श्रमिकों को कुशल, अर्धकुशल और अकुशल के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे नौकरी की भूमिका में उचित मुआवजा सुनिश्चित होता है। इसके अलावा यह तर्क है कि परामर्श प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, निराधार है, क्योंकि व्यक्तिगत सुनवाई एक वैधानिक आवश्यकता नहीं। कानून केवल अधिसूचना और आपत्तियों पर विचार करने का आदेश देता है, जिसका विधिवत अनुपालन किया गया। इसके अलावा सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 4/8/2021 की अधिसूचना को मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में रीट याचिका संख्या 10/772/2024 में चुनौती दी गई थी, जिसके लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने दिनांक 15/1/2025 को एक अनुवर्ती अधिसूचना जारी की, जिसने नए उद्योगों को शामिल करके अधिनियम के अनुसूची भाग 1 में संशोधन किया, जिसमें कपड़ा और मेड अप, परिधान, विनिर्माण, बुना हुआ का तकनीकी कपड़ा, कपड़े और फुटवियर निर्माण शामिल है। अनुसूचित रोजगारों में उसी अधिसूचना को मध्य प्रदेश राज्य ने भी अपनाया है और 28/2/2025 को न्यूनतम मजदूरी परिपत्र जारी किया है। इस न्यायालय ने मामले में मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन सुप्रा अपने दिनांक 10/2/2025 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से एक नई मजदूरी संशोधन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। प्रतिवादियों के लिए उपस्थित वकीलों ने आगे भरोसा जताया। उज्जैन चैरिटेबल के द्वारा भी यहाँ रेफरेंस दिया गया है। उत्तर प्रदेश का भी रेफरेंस दिया गया है। 18 पॉइंट देख लेते हैं। उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर विद्वान सरकारी वकील ने सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया कि विवादित अधिसूचना कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के सख्त अनुपालन में जारी की गई और इनका उद्देश्य आर्थिक न्याय और मजदूरी समानता प्राप्त करना है। इस प्रकार प्रतिवादी प्रार्थना करते हैं कि न्यायालय संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखते हुए वर्तमान याचिकाकर्ता को खारिज कर दे। यह बात पूरी WP को खारिज करने की गई है। हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। 19वां पॉइंट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अनुसूचित रोजगार में उचित सरकार द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने के लिए एक अधिनियम है। अधिनियम की धारा 2C से सक्षम पदाधिकारी को परिभाषित किया गया, जिसका अर्थ है कि अनुसूचित रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू जीवन यापन सूचकांक का समय समय पर पता लगाने के लिए उचित सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारी धारा 2D जीवन यापन सूचकांक संख्या को परिभाषित करती है, जो अनुसूचित रोजगार में कर्मचारियों पर लागू आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित और घोषित की गई सूचकांक संख्या है। वेतन जैसा कि धारा 2H में परिभाषित किया गया का अर्थ है कि पारिश्रमिक जिसे नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसके रोजगार या कार्य के संबंध में धन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें किसी भी घर, आवास, बिजली, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा देखभाल आदि का मूल्य शामिल नहीं है। सभी प्रकार के कुशल, अकुशल और लिपिक वर्ग के व्यक्ति जो किराए या पारिश्रमिक के लिए नियोजित है, वे समय समय में निर्धारित और संशोधित
मजदूरी की न्यूनतम दरें पाने के हकदार है। धारा 3 उचित सरकार को अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में निर्दिष्ट रोजगार में नियोजित कर्मचारियों को दिए मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 3(1)(b) के अनुसार उपयुक्त सरकार 5 साल के अंतराल के भीतर न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करेगी। सरकार समय पर काम करने और टुकड़े काम के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करती है। 20वां इन याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक शिकायत राज्य के विभिन्न इलाकों में प्रतिष्ठानों के लिए अधिनियम की धारा 3(3)(a) के तहत मजदूरी के एक समान संशोधन के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अनुसार न्यूनतम दरों को संशोधित करते समय राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया कि उद्योग राज्य के विभिन्न भागों में स्थित है, इसलिए उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को एक समान वेतन नहीं हो सकता है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों या आसपास के इलाकों में रहने वाले कर्मचारियों को उन कर्मचारियों को समान वेतन नहीं दिया जा सकता है जो बी या सी श्रेणी के शहरों या आसपास के इलाकों में रहते हैं। 21 पीतमपुर औद्योगिक संगठन WP संख्या 9401 में याचिकाकर्ता है जो इंदौर शहर के पास स्थित उद्योगों का एक संघ है, बल्कि एक छोटे शहर में स्थित उद्योगों में समान वेतन वृद्धि संशोधन के बारे में ढालू हो सकती है, क्योंकि दो अलग अलग स्थानों में रहने की लागत एक जैसी नहीं हो सकती है। श्री पटवर्धन ने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में तर्क दिया कि भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने क्षेत्र A, B और C के लिए परिवर्तन महंगाई भत्ते को संशोधित किया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां राज्य सरकार ने राज्य को 3-4 क्षेत्रों में विभाजित करके कुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, इस तरह का कोई आधार नहीं है, क्योंकि द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड मध्य प्रदेश सरकारी मजदूरी की दरों को संशोधित करने से पहले विभिन्न कारकों पर विचार किया गया, जैसे कि मजदूरी की मूल दरें, विशेष भत्ता, इलाके का आर्थिक माहौल, क्षेत्र में औद्योगिक तैनाती की सामान्य आर्थिक स्थिति, मजदूरी की पारंपरिकता आदि। सलाहकार बोर्ड के समकक्ष याचिकाकर्ता के सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भी उचित रूप से विचार किया गया। यह न्यायालय अपनी राय को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विशेषज्ञ अपीली निकाय के रूप में नहीं बैठ सकता है। मध्य प्रदेश राज्य में बड़े उद्योग बड़े शहरों के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। 22 यह सही है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें तय या संशोधित करते समय अनुसूचित रोजगार, वयस्कों, किशोरों, बच्चों और पुरुष के लिए काम की विभिन्न श्रेणी जैसे विभिन्न कारकों के अलावा स्थापना का सुथान भी विचारणीय है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार समिति, उपसमिति, सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित रोजगार में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय की जानी चाहिए। इसके पीछे मंशा यह है कि अनुसूचित रोजगार में किए गए काम के लिए पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को शोषण न किया जाए। अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय की और समय समय पर 5 के अंतराल बाद इसे संशोधित किया। विभिन्न कारकों जैसे रोजगार की प्रकृति, काम की प्रकृति आदि पर विचार करने के बाद वर्षों तक वेतन निर्धारित किया जाता है। किसी प्रतिष्ठान के लिए उसके इलाके को विशेष मामले के रूप में देखते हुए विशेष वेतन निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन इलाके के हिसाब से अलग अलग न्यूनतम वेतन तय करना या संशोधित करना अनिवार्य नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम वेतन दरों को प्रतिष्ठानों के अनुसार और कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार संशोधित किया है, जो अधिनियम का अधिदेश है। आगे कोई वर्गीकरण उचित नहीं है। 23 अधिनियम की धारा 4 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों में मूल मजदूरी दरें तथा विशेष भत्ता शामिल है, जिसे ऐसे श्रमिकों पर लागू जीवन यापन सूचकांक में परिवर्तन के साथ ऐसे अंतराल पर तथा ऐसे तरीके से समायोजित किया जाएंगे तथा मजदूरी की परिभाषा के अनुसार इसमें सभी पारिश्रमिक शामिल है जिन्हें पैसे के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें किसी भी घर, आवास, बिजली, पानी, चिकित्सा सेवा आदि का मूल्य शामिल नहीं है। श्रमिक या कर्मचारी को विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में शिकायत हो सकती है। बड़े शहरों में स्थित रोजगार में कार्यरत श्रमिकों को यह शिकायत हो सकती है कि उनके लिए छोटे शहरों में कार्यरत श्रमिकों की तुलना में कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। लेकिन वर्तमान मामले में किसी भी श्रमिक या ट्रेड यूनियन ने न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव या असमानता के बारे में शिकायत करते हुए कोई आपत्ति नहीं उठाई।
सरकार द्वारा निर्धारित या संशोधित मजदूरी की न्यूनतम दरों के अलावा प्रतिष्ठान नियोक्ता हमेशा न्यूनतम मजदूरी की दरों से अधिक मजदूरी देता है, तो ऐसी उच्च मजदूरी ऐसे रोजगार में न्यूनतम मजदूरी होगी। यदि नियोक्ता निर्धारित समय में कम राशि का भुगतान करता है तो उससे मजदूरी वसूलने का प्रावधान है। रोजगार जिसके लिए धारा 5 के तहत अधिसूचना लागू है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उच्च मजदूरी का भुगतान करने पर कोई रोक नहीं है। यदि उस विशेष क्षेत्र में जीवन यापन लागत बहुत अधिक है और कंपनी लाभ में है, यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम केवल कर्मचारी को उसके जीवन यापन और सम्मानजनक और आरामदायक जीवन जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करता है। बहुत अच्छा पक्ष रखा गया कि आप देना चाहते हो तो न्यूनतम मजदूरी से ज़्यादा दे सकते हो, श्रमिकों को उससे कम नहीं दे सकते। 24वां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 9 के अनुसार समितियों, उपसमितियों और सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें समुचित सरकार द्वारा अनुचित रोजगारों में नियोक्ता और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाएगा, जिनकी संख्या बराबर होगी और संवत्तर व्यक्ति इसके लिए कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होंगे और ऐसे संवत्तर व्यक्तियों में से एक को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे संवत्तर व्यक्ति शब्द को ऐसे संवत्तर व्यक्ति या सरकार के ऐसे अधिकारी शब्द से परिस्थापित किया गया है। वर्तमान मामले में श्रम आयुक्त तो बोर्ड या अध्यक्ष बनाया गया जो बोर्ड का एक स्वतंत्र सदस्य है। इसलिए संपूर्ण बोर्ड जीवन निर्वाह सूचकांक कार्य की प्रकृति, महंगाई, जीवन निर्वाह लागत और मुद्रास्फीति जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद विभिन्न कुसुमता में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में काम करने वाले कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी तय करता है। 15 याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शाने के लिए कोई विशिष्ट डेटा और आंकड़े पेश नहीं किए कि दो अलग अलग इलाकों के बीच मजदूरी में क्या अंतर होना चाहिए। उन्होंने सलाहकार बोर्ड के समकक्ष या इस न्यायालय के समकक्ष अपनी इस दलील के समर्थन में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की। अनुसूचित रोजगार के लिए मजदूरी में विभिन्न क्षेत्रों में अंतर होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य धारा 3 में कारक विभिन्न इलाके न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए, जिसे एक विशेष मामले के रूप में दूरदराज के इलाके में स्थित एक विशेष उद्योग के लिए माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न इलाकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अलग अलग दरें तय करने को सही ठहराया क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए सरकार अलग अलग इलाकों के लिए मजदूरी की अलग अलग दरें तय करने पर विचार कर सकती है अगर उस प्रभाव के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन सरकार के लिए हमेशा अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग न्यूनतम दरें तय करना अनिवार्य नहीं है। अनुसूचित रोजगार में काम की प्रकृति को देखते हुए राज्य सरकार ने जीवन यापन सूचकांक की लागत पर विचार करने के बाद कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। इसलिए अगर इलाके के हिसाब से अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गई तो कोई अवैधता नहीं है। इसमें माननीय जज बोल रहे कि सरकार चाहे तो क्षेत्रवार वर्गीकरण कर सकती है, अलग अलग रेट हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप एक रेट भी चला सकते हैं। 26 उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल की ओर से यह WP 11/921 लगाई गई थी। उपस्थित विद्वान वकील श्री कुलदीप भार्गव ने दलील दी कि धारा 5 से 9 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए विवादित अधिसूचना रद्द किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने असम और नागालैंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है। यह उन्होंने रेफरेंस दिया वाका 27 विद्वान सरकारी अधिवक्ता तथा संघ की ओर से उपस्थित वकील ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निम्नलिखित मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया है। यहाँ दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ हेनरी देवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य ने 2015 SC ऑनलाइन MP 7543 में रिपोर्ट की, जिसमें कई रिट याचिकाएं दायर की गई, जिसमें विभिन्न आधारों पर कुछ रोजगार में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने वाले राजपत्र में दिनांक 4/3/2014, 7/3/2014 आदि दिनांक में प्रकाशित अधिसूचना को चुनौती दी गई। याचिका में उठाए गए सभी आधारों पर विचार किया गया और मुद्दे तैयार करके निर्णय लिया गया, अर्थात ए सलाहकार बोर्ड गठन करना, बी सलाहकार बोर्ड की बैठक में क्रोम बैठक के लिए सदस्यों को नोटिस, आपत्तियां दर्ज करने के लिए अधिसूचना द्वारा दी गई समय, आपत्तियों पर व्यक्तिगत सुनवाई, अधिसूचना का पूर्वव्यापी कार्यान्वयन, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सामग्रियों पर विचार करने के बाद डिवीजन बेंच ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और अधिसूचना को बरकरार रखाया। यह गवर्नमेंट वकील ने बोला कि जब 2014 में हुआ था
तब भी इनके द्वारा याचिका लगाई गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने मिल मालिकों की याचिका को खारिज किया था और जो विभाग ने जो जारी किया था अधिसूचना उसे लागू कर दिया गया था। 28वां पॉइंट में क्या बोला गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के अंतराल पर मजदूरी में संशोधन होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में 2014 के बाद राज्य सरकार ने 10 वर्ष बाद दरों में 25% की वृद्धि करके संशोधन किया, अर्थात 5 वर्ष में 12.5 की वृद्धि की गई, जिसे अधिक नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए याचिकाकर्ता औद्योगिक संघ इतना हंगामा कर रहे। पिछले 10 वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्यान्न, आवश्यक वस्तु की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई। यह बहुत अच्छी बात सरकारी वकील के द्वारा श्रमिक पक्ष में की गई है कि न्यूनतम वृद्धि का नियम 5 साल का है और मध्य प्रदेश में 2014 के बाद 24 में हुआ, जबकि यह होना था 19 में। सरकार ने 6 महीने के वेतन संशोधन लागू करके सरकारी कर्मचारी वेतन में संशोधन किया है और 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप तथा महंगाई भत्ता देकर नियमित रूप से वेतन वृद्धि की जा रही है। इसलिए 10 वर्षों के बाद कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में 25% वृद्धि की गई है। इसे भारत संविधान अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी आधारों का उत्तर पहले ही मामले में दिया जा चुका है। उद्योग संघ देवास 29, इसलिए हमें इन रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार सभी 3 रिट याचिका खारिज। मतलब जो आदेश हुआ था WP 10/772 का, उसे ही फाइनल मान लिया गया है और जो WP है 9401, 11921 और 12606 इसे खारिज कर दिया गया। मतलब उसमें जो फाइनल हुआ है, देखो वर्तमान में जो न्यूनतम वेतन वृद्धि हुई थी 1/4/2024 वो लागू हो गया और टेक्सटाइल के लिए जो 2 से 3 माह का समय लिया गया है उनके लिए अलग से अधिसूचना जारी होंगी। मतलब दोनों की अब वहाँ के श्रमिकों और जो दूसरे नियोजन के श्रमिकों उनकी न्यूनतम वेतन की दरें अलग होंगी। वो फाइनल हो चुका है। हस्ताक्षरित आदेश को WP संख्या 9401 की फाइल में रखा जाए और उसकी एक प्रति संबंधित WP संख्या 11921 और 12606 2024 फाइल में रखी जाए। यह विवेक रुसिया और गजेंद्र सिंह डबल बेंच का यह निर्णय आ चुका है। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो WP 10/772 है उसमें जो आदेश हुआ वही फाइनल है। इन तीनों WP को खारिज। मतलब जो वृद्धि वर्तमान में लागू गई है 1/4/2024 वही फाइनल है और टेक्सटाइल के लिए अलग से अधिसूचना जारी होंगी वहाँ के श्रमिकों के लिए। यही आज का सार था। मैं आशा करता हूँ आप इसे विस्तारपूर्वक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।